बदजुबानी दुर्गति का काम करती है, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। राकेश त्रिपाठी जी, जो कुछ हो रहा है अभी यूपी में, आप इसे कैसे देख रहे हैं? बीजेपी कैसे देख रही है इसे? क्योंकि वो एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ को याद दिलाते हैं तुम्हारी फाइल पर एक्शन नहीं लिया, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम को याद दिलाते हैं कि भाई वो पाला छोड़ दो, 100 विधायक लेकर यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें सीएम बना देंगे। देखिए, पहली बात तो अजीज खान ने कहा कि आजम खान निर्दोष है, उनको फंसाया जा रहा है। अजीज खान साहब को ये याद नहीं है शायद कि रामपुर में उपचुनाव हो क्यों रहा है। ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि आजम खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, क्योंकि कोर्ट ने उनको सजायाफ्ता घोषित किया है, उनको सजा सुनाई है। अब कोर्ट के निर्णय के बाद भी ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। अरे भाई, फिर दोषी मानेंगे किसे? जिसे कोर्ट ने पूरा ट्रायल कंक्लूड करने के बाद सजायाफ्ता घोषित किया है, उसको आप सजा मानने को तैयार नहीं है, उसको दोषी मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब भारत की न्यायपालिका में, भारत के संविधान में आपका विश्वास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी व्यक्ति ये शपथ लेता है संविधान की, पद की और गोपनीयता की, कि मेरे समक्ष जो भी मामले लाए जाएंगे उसके संविधान सम्मत पर निर्णय करूंगा। लेकिन अखिलेश यादव राजनीतिक बेशर्मी के साथ खड़े होकर के मंच से बात कहते हैं कि मेरे सामने फाइल आई थी लेकिन मैंने समाधान नहीं किया, मैंने उस पर कार्रवाई नहीं की। मैं मानता हूं इस बात के लिए अखिलेश यादव पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान प्रदत्त उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। अगर वास्तविकता में कुछ गड़बड़ थी तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, और अगर कार्रवाई करने से उन्होंने अपने आप को रोका तो इसका मतलब कि उन्होंने गड़बड़ की है और इस गड़बड़ी की सजा अखिलेश यादव को मिलनी चाहिए। और तीसरी बात, आज जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक तौर पर यह भी एक बेशर्मी भरा बचकाना बयान दिया कि अपनी पार्टी से 100 विधायक तोड़कर लाओ और हम उसके बाद तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। लोकतंत्र का, जनादेश का यह अपमान है। लोकतंत्र में जनता सरकार चुनती है और आप खुलेआम इस प्रकार का ऑफर व्यक्त करेंगे, आप खुलेआम इस प्रकार की लुभावनी बातें करेंगे, ये स्वीकार नहीं की जा सकती है। और कान खोल करके सुन ले, अखिलेश यादव जी को आपके मंच से बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आप अपनी पूरी जमा पूंजी जो आपके पिताजी आपको विरासत में सौंप गए वो सब कुछ भी लगा दे तो भाजपा के कार्यकर्ता को खरीद नहीं सकते हैं। अपने चाचा को बताइए जिनके साथ चुनाव से पहले आप निकाह करते हैं और चुनाव के बाद उनसे तलाक ले लेते हैं, उनसे जाकर के समझिएगा कि चुनाव के बाद चाचा के साथ क्या व्यवहार करने वाले हैं, क्योंकि चाचा ने तो जसवंत नगर में आपका साथ देने की बात कही तो है। अच्छा, हालांकि मैं तो डाइवर्ट कर रही हूं, लेकिन मैं आजम खान जी से एक बार, माफ कीजिएगा, मैं अजीज खान जी से एक बार पूछ लेती हूं। हालांकि मैं डाइवर्ट कर रही हूं, लेकिन अजीज खान जी बता दीजिए, चाचा जी अगली पोड़ पे किस तरफ जाएंगे ये आपको भी पता है? क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है सर, कभी लेफ्ट जाते हैं कभी राइट जाते हैं। चाचा जी का तो पता ही नहीं चल रहा। देखिए सुचेता जी, ना वो लेफ्ट जाएंगे ना राइट जाएंगे, वो सीधे जाएंगे और सीधे वो मंजिल को पा चुके हैं। और मुझे लग रहा है वो मंजिल को पाने के बाद अब मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा। अगली मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से चाचा के ऊपर अभी राकेश भाई आरोप लगा रहे कि साहब चाचा और भतीजा, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं कि ये यही चाचा है और यही भतीजे हैं। ये एक क्रांति लाएंगे, इस प्रदेश में क्रांति लाने जा रहे हैं और उसकी तैयारी हो चुकी है। जो इस वक्त शासन सत्ता में जो लोग बैठे हैं, इस बात को एहसास कर लें, इस बात को एहसास कर लें कि जनता ने बहुत उम्मीद के साथ इस सरकार को बनाई है और अपने काम को बहुत ईमानदारी और निष्पक्षता पूर्वक करें, क्योंकि जनता अगर आपको बैठा सकती है तो जनता आपको उतार भी सकती है। अब अजीज खान जी, आपने जवाब बिल्कुल अच्छा दिया, बढ़िया दिया, जैसा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता को समाजवादी पार्टी के देना चाहिए। लेकिन मुझे पक्का पता है कि अखिलेश जी भी इस बात पर पूरी तरह मोहर नहीं लगा पाएंगे कि चाचा जी कहां जाएंगे।